हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल डेफिनेशन कर चुके थे। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज की जो क्लासेस होगी हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो कौन सा टॉपिक है बेटा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि आपका जितना पढ़े हुए हैं उससे अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन, यानी ये जो चैप्टर है इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का चांसेस रहता है एग्जाम में, नीट या जेई में। तो मोस्टली ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। ध्यान से देखिए, नाम मीन है प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिए कि सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो, तो सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं सीपी के बारे में, तो सीपी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the property of solution which depends upon number of particles, या ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute. The property of solution which depends upon number of particles but not depends upon nature of solution called colligative property. ध्यान से समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ पार्टिकल्स की नंबर पे डिपेंड करता हो, पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करता हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो, तो वह सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझ लीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता होगा, तो सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है तो ये भी जान लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला हो गया बेटा RLVP। RLVP को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। elevation in
बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। और चौथा जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, पाई से। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा कितने टाइप का होते हैं, तो 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। पहला हो गया आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग ऑलरेडी आरएलवीपी को पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आरएलवीपी के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करूं तो आप लोग पढ़ चुके हो कि आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थोड़ा सा अगर हिंट किया जाए तो आप लोगों को मैं बताया हूं क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएलवीपी। और आरएलवीपी आगे जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पढ़ चुके हो आप लोग, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। ये आप पहले से पढ़ चुके हो, यानी जो मेरी पिछली लेक्चर सीरीज होगी जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड, उस वेपर प्रेशर से रिलेटेड में आरएलवीपी आप अच्छे से पढ़ चुके हो। ये जितने भी आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये चारों जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए। किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए। याद ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। कैसा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट किस नेचर का होगा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किस नेचर का होगा बेटा, तो नॉन वोलेटाइल नेचर का। बात समझ में आया? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, कि सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो, तो सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं, क्लियर है? अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाए कितने टाइप का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। पहला हो गया आरएलवीपी, फर्स्ट आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपका होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा बेटा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के होंगे। बात समझ में आ गया? कौन कौन सा, तो पहला आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आरएलवीपी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वेपर प्रेशर वाले जो टॉपिक होगा उसमें आरएलवीपी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरएलवीपी P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट या P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट जो होता है तो किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल। और ये P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू होता है n अपॉन n प्लस n। बात समझ में आया? इतना हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, क्लियर है? समझ में आ गया कि कितने टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा बेटा, तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकेंड आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डिनोट किससे कर रहे हैं, डेल्टा टीबी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग, तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ लें फिर से। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बीपी किसको बोलेंगे, तो मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, the minimum temperature at which the vapor pressure of liquid form, the vapor pressure of liquid form becomes equal to atmospheric pressure, the minimum temperature at which the vapor pressure of liquid form becomes equal to atmospheric pressure called boiling point, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हुआ बेटा, कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी सराउंडिंग प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वैसे मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना होता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, जो कि अगर एग्जैक्ट लिखा जाए तो 373.15 केल्विन होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सी, या ऐसे भी बोल सकते हो 373। अगर ये नहीं याद हो तो डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, तो 100 डिग्री सी। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट समझ लें। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ध्यान से समझिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर हम किसी भी, ध्यान दीजिए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको समझना है कि ये आपका मान लेते हैं कि हम प्योर सॉल्वेंट दे दिए, ये आपका क्या दे दिए, प्योर सॉल्वेंट दे दिए। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। ध्यान दीजिए कि इस प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम बात करें कि इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, अगर इसका हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं P0, इसका वेपर प्रेशर लिए P0, तो क्या होगा, और सॉल्यूशन का ये जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर हम लिए Ts, तो क्या होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम नॉन वोलेट, अगर प्योर सॉल्वेंट में, अगर हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, अगर हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा किसका, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो घट जाएगा वेपर प्रेशर किससे, प्योर सॉल्वेंट में। अगर इस दोनों में मैं आपसे पूछूं रिलेशन क्या होगा, ध्यान से समझिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को
प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को बढ़ाता है कि घटाता है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा नहीं बेटा, क्या करता है, घटा देता है। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर किससे घटेगा, प्योर सॉल्वेंट से, तो पी नॉट जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, पीएस से। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किससे, तो प्योर सॉल्वेंट में। तो और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, तो वेपर प्रेशर अगर एक जो बात कर रहे हैं, एक किसका ऑर्डर हो गया, वेपर प्रेशर का, तो वेपर प्रेशर जो होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than vapor pressure of solution containing non-volatile solute हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल से। ऐसा क्यों, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप जानते हो बेटा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution containing non-volatile solute ऐसा होगा, ध्यान समझिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपका कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट में ऐड करने से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट में से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट से। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल से। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो रहा है तो हम बात कर सकते हैं द डिफरेंस in boiling point of solution containing non-volatile solute, the difference in boiling point of solution containing non-volatile solute and boiling point of pure solvent is known as elevation in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कि इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को, किस दोनों के, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को ही, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आया कि जैसे प्योर सॉल्वेंट को हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ दिया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए ये दोनों आपका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, टेम्परेचर, तो ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस है। ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लिख रहे हैं टीवी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ गए बेटा कि डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी के। डेल्टा टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, मोलिलिटी के। तो डेल्टा टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। तो डेल्टा टीवी बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। अब ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीवी जो हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा केबी इनटू मोलिलिटी। डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इनटू मोलिलिटी। केबी को हम लोग बोलते हैं वेयर केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को एक और नाम हम लोग बोलेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी आपका क्या हो गया, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया केबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलिलिटी। केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो होगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका प्रॉपर्टी होता है बेटा, सॉल्वेंट का। दूसरा पॉइंट बोल सकते हो कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि केबी है क्या बेटा, तो केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
या इसी को हम लोग बोलते हैं इबियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, तो किसी भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है और हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी हर एक सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ Kb, यूनिट ऑफ H। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हम मान ले मोलेलिटी इक्वल टू 1, मोलेलिटी इक्वल टू 1, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल हो जाएगा। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो गया कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऐसा टेम्परेचर होगा कि यदि हम किसी भी सॉल्यूशन का मोलेलिटी 1 रखेंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल होगा कब, जब हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वो आपका इक्वल हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, कब, जब हम लोग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितना रख लें, 1 रख लें। बस समझ में आया। अब हम इसका यूनिट ध्यान देते हैं, अब हम इसका यूनिट लिख रहे हैं कि यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। तो केबी का यूनिट हमको निकालना है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी लिखे थे कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी। अब यहां ध्यान दीजिए कि डेल्टा टीबी जो हो गया आपका केबी इंटू मोलरिटी। तो अगर हम केबी निकालें तो केबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी अपॉन मोलरिटी, डेल्टा टीबी अपॉन मोलरिटी। देखिए यूनिट का बात करें तो टीबी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन, मोलरिटी का हो जाता है मोल पर केजी। तो फाइनली केबी का जो यूनिट होगा वो केल्विन केजी पर मोल, केबी का यूनिट जो होगा केल्विन केजी पर मोल। बात समझ में आया, कोई डाउट है नहीं ना बेटा किसी को। केबी क्या है, तो केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम मोलरिटी 1 रख लें तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, केबी के इक्वल होगा। यूनिट बात करें तो यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलरिटी। केबी लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अपॉन मोलरिटी, और डेल्टा टीबी टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट केल्विन, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो केबी का फाइनली यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल, इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। नोट कीजिए इसको, नोट हो गया बेटा। अब हम लोग इस केबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इस केबी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस चीज को पहले जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ केबी, कैलकुलेशन ऑफ केबी। केबी कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए केबी का निकालने का जो फॉर्मूला आता है, केबी इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। ये आपका केबी निकालने का फॉर्मूला हो गया। वेयर आर हो गया बेटा गैस कांस्टेंट या इसका वैल्यू होता है, रखेंगे हम लोग 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या इसका वैल्यू हम लोग कैलोरी में भी ले सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टीबी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी हो गया आपका
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि एलवी का एक और फॉर्मूला होता है, एलवी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय मोलर मास। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास। डेल्टा एच में क्या हो गया बेटा, तो डेल्टा एच वी यानी वीएपी लिख सकते हो, किसको बोलते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो केवी निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया कि केवी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। आर को गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या कैलोरी में रखना चाहोगे तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टीवी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एलवी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये आपको थर्मोडायनामिक्स जब क्लास 11 में पढ़े होंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी पढ़े होंगे, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास। देखिए वाटर, ये नोट में याद कर लीजिएगा, केवी फॉर वाटर, केवी फॉर वाटर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो केवी फॉर वाटर होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केवी फॉर वाटर होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो वाटर की केवी कितनी होती है बेटा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का हम लोग मोलर मास कैसे यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलेलिटी, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलेलिटी, ये आपका फॉर्मूला था। एक ये फॉर्मूला आया था और एक ये आया था कि डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलेलिटी या डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। मोलेलिटी क्या जानते हैं बेटा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मोलेलिटी स्मॉल m के बारे में जानते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, यानी स्मॉल वेयर स्मॉल a हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फाइनली हम लोग प्रूव कर रहे हैं देखिए इंटरेस्ट आना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसका इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा होना चाहिए, और इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यही बात है कि जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक टॉपिक बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, आपका काम है खुद से क्वेश्चन भी करना। अब देखिए इस फॉर्मूले को लाके यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, हमको निकालना है मोलर मास, यानी एक टर्म निकालना है। तो हम लाके यहाँ पे रख रहे हैं, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलेलिटी की जगह पे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में। यही चीज हमको निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको स्मॉल m बोल रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, Kb into small w into 1000 upon delta Tb into कैपिटल W। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया मोलर मास
निकालने का। बात समझ में आया? तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने समय, इसका यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का। बात समझ में आया? कोई डाउट है ना? और कभी कभी केवी का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे केवी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी, एलवी इक्वल टू लिखे हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास। तो ये सारे फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो आई होप आज की लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।